वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राज्य वित्त आयोग के बारे में और पंचायतों की जो लेखाएं हैं उनकी संपरीक्षक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, ये कैसे कार्य करती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या है एक एक करके धीरे धीरे सीखेंगे। ये क्या होता है, जो स्थानीय निकाय है, मतलब जो राज्य लेवल पर स्थानीय निकाय कहने का मतलब है जो ग्राम पंचायत है और जो आपके जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, इन निकायों में जो निर्वाचन संपन्न कराने की जिम्मेदारी है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार से आपका निर्वाचन संपन्न कराता है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराती है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराने वाली क्या है आपका सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय या संस्था है। ठीक है, ये तो क्या है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों में निर्वाचन संपन्न कराने वाली सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है या एक संस्था है। मतलब जो स्थानीय क्षेत्रों में जो निर्वाचन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। ठीक है, चलिए अब अगर ये तो चीजें थोड़ा क्लियर होगी, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि निर्वाचन आयोग काम कैसे करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत में जो निर्वाचन है, भारत में जो निर्वाचन है ना, वो तीन तरीके से होता है। ठीक है, तीन स्तरों पर क्या होता है आपका भारत में निर्वाचन होता है। ठीक, देखो, पहला स्तर आपका है केंद्र स्तर पर, ठीक है। दूसरा जो निर्वाचन होता है वो राज्यों के स्तर पर, ठीक। और देखो, तीसरा जो होता है ना, वो होता है आपका स्थानीय निकायों के स्तर पर। क्या आपके स्थानीय, या लिखो इसको स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल, ठीक है, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, कौन कौन से तीन है आपका, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, अच्छा देखते हैं केंद्र स्तर पर कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो केंद्र स्तर पर किन किन का निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले आपका जो भारत में सर्वोच्च पद है किसका है, राष्ट्रपति का। ठीक, तो राष्ट्रपति। दूसरा कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरा देखिए लोकसभा चुनाव, ठीक। चौथा देखें राज्यसभा चुनाव, ठीक है। अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर अब राज्यपाल का तो चुनाव होता नहीं है, राज्यपाल क्या होता है, नियुक्त होता है। यहां जो राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं, मतलब राज्यों में जो चुनाव होते हैं, वो है आपका एक तो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा, ठीक। और जिन राज्यों में विधान परिषद है, अब हम लोग तो छत्तीसगढ़ है, हम लोग एक सदनीय है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्य हैं वहां पे क्या है आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। वहां पे आपका विधानसभा के साथ साथ है आपका विधान परिषद। हमारे यहाँ केवल क्या है आपका विधानसभा है, ठीक है, लेकिन कुछ राज्य तो है वहां पे क्या है विधान परिषद भी है। तो ये क्या है आपका केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, राज्य के स्तर पर विधानसभा सदस्यों का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। वहीं स्थानीय स्तर पर बात करें तो स्थानीय स्तर पर दो तरीके से, ठीक है, स्थानीय स्तर पर दो है आपका। कौन कौन सा है, एक है जो आपका ग्रामीण स्तर पर, एक आपका ग्रामीण स्तर पर और दूसरा है आपका शहरी या नगरी बोलो, ठीक, शहरी स्तर पर। ठीक, दो तरीके से आपका स्थानीय निकायों में, एक ग्रामीण स्तर पर और एक शहरी स्तर पर। ठीक है,
इसके बारे में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में क्या है आपका त्रिसदनीय व्यवस्था है। ठीक, इसमें देखो पहला क्या है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है आपका जनपद पंचायत। तीसरा है आपका जिला पंचायत। ठीक, ये क्या है आपका ग्रामीण स्तर पर। और शहरी स्तर पर कौन कौन से है आपका, एक है आपका नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरा है आपका नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, इसको बोलते हैं नगर पालिका परिषद, पूरा नाम है इसका नगर पालिका परिषद। और एक है आपका नगर निगम। ठीक, नगर निगम, ये आपका शहरी क्षेत्रों में। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। और शहरी क्षेत्रों में क्या क्या है आपका, शहरी क्षेत्रों में आपका नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, इन क्षेत्रों पे क्या होता है भारत में निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखिए ये जो दो है आपका, कौन कौन से, ये दो आपका केंद्र स्तर पर, ठीक है इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक, ये आपका दो कौन कौन सा, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। इनका निर्वाचन जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। कौन सा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, CEC, किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक, इसके द्वारा किया जाता है आपका कहां पे, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में जो सदस्य चुन के आते हैं उनका निर्वाचन करवाया जाता है किसके द्वारा, तो उसका निर्वाचन किया जाता है आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर कौन कौन से आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इनका जो है ना निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो इन क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं उन पे जो निर्वाचन करने की जिम्मेदारी है वो दी गई है आपका राज्य निर्वाचन आयोग को। किसको दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। किसको दिया गया है आपका, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये किसको, जो स्थानीय स्तर पर, समझ आ गया ना कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में किसके द्वारा निर्वाचन कराया जाता है, तो इन क्षेत्रों पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग होता क्या है। ठीक है, देखो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ना, इसका प्रावधान देखो कहाँ पे किया गया है। तो संविधान में ना देखो कितना भाग है संविधान में, टोटल 22 भाग हैं। इनमें से जो भाग 15 है, कौन सा आपका भाग 15, भाग 15 में ना निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। किसका व्यवस्था किया गया है, निर्वाचन। ठीक है, इसी भाग 15 में जो निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, इसी में है आपका आर्टिकल अनुच्छेद 324। ये अगर भाग 15 में देखें ना तो अनुच्छेद 324 से 339 का तक है। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्पेशली 324 है, इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है, आपका आर्टिकल 324 में केंद्र निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। और इसका जो उल्लेख है वो किसमें है, आपका आर्टिकल 324 में। ठीक है, वहीं अगर राज्य निर्वाचन आयोग का देखें तो मैंने बताया था कि दो स्तर पर है, एक आपका ग्रामीण स्तर पर है और एक आपका नगरीय स्तर पर है। तो ग्रामीण स्तर पर देखते हैं, कौन सा आपका ग्रामीण स्तर पर, तो जब ग्रामीण पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो इसके लिए किया गया था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1992। इसको क्या किया गया था, 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, कब से, 24 अप्रैल 1993 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और इसी में आपका, इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक भाग था। भाग कौन सा है, तो मैंने बताया था कि एक संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9। इसी भाग 9 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 243 ए से मैंने बताया था, 243 ए से कहां तक है आपका, 243 ओ तक। ठीक, ये सब अनुच्छेद हम लोग याद किए थे।
73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में, भाग 9। इसमें अनुच्छेद 243A से 243O तक 15 उप अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, इसी अनुच्छेद में मैंने बताया था कौन सा आपका, देखो ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे शायद नहीं लिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल आपका क्या बता 243 की, क्या आपका आर्टिकल 243 की। ठीक, वहीं अगर अभी हम लोग नगरीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए ना नगरीय निकाय के लिए जस्ट आगे का जो 74th था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में ही आया था। ठीक है, और इसको 1 जून 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। किसको, आपका जो नगरीय निकायों के लिए इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन के लिए बोलता है, जो नगरीय निकायों की स्थापना के लिए क्या किया गया था, आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और इस अधिनियम को 1 जून 1993 से लागू कर दिया गया। इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग था, भाग 9 का कौन सा भाग जोड़ा गया, नगरीय निकायों के संशोधन के लिए या नगरीय निकायों की स्थापना के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल आपका, इसमें आपका अनुच्छेद 243 पी से 243 पी से आपका अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। कहां तक है आपका, 243 पी से आर्टिकल 243 जेड जी तक नगरीय निकाय भाग 9 का प्रावधान किया गया है। इसी में जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कहां पे की गई है, जैसे यहां पे अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है, तो नगरीय निकायों के लिए आपका आर्टिकल है 243 जेड ए। कौन सा है आपका, 243 जेड ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल याद रखना कहां पे प्रावधान किया गया है, तो ग्राम पंचायतों के लिए 243 के में और नगरीय निकायों के लिए आपका 243 जेड ए में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। राज्य निर्वाचन होता क्या है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, और याद भी हो गया होगा। ठीक, चलिए इसी में देखते हैं। अब मैंने एक बात बताया था कि जब पंचायतों की स्थापना हुई तो उसके लिए क्या है, एक समितियों का गठन किया गया। ठीक है, और उन्हीं समितियों की सिफारिशों पर क्या है, जो संरचना बनकर आई। ठीक, तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने किया था, मैंने बताया था आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की सिफारिश किया था आपका गॉडगिल समिति ने। ठीक, गॉडगिल समिति, गॉडगिल समिति के सिफारिश पर। ठीक है, गॉडगिल समिति के सिफारिश पर क्या किया गया, आपका राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान में किया गया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। गॉडगिल समिति डायरेक्ट पूछ लेगा किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो वो है क्या, आपका गॉडगिल समिति। ठीक है, और ये सारी चीजें भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग होता क्या है, देख लिया, और प्रावधान कहां कहां पे किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा देखें, इसको जब संविधान पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कहां पे फोकस करते हैं, ग्राम पंचायत पे और शहरी स्तर पर या नगरीय निकायों में जो है निर्वाचन कराने के लिए संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं मिटाता हूं यहां को, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना देखते हैं। ठीक, क्या है समझ आ गया। फिर इसके बाद देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना। ठीक है, चलिए धीरे धीरे देखते हैं, इसको मिटाते हैं जल्दी से। थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा इसको, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना, मतलब अगर 50% क्वेश्चन, 50% नहीं लेकिन कम से कम जो 30 से 40% क्वेश्चन है ना, यहीं से जो अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं यहाँ से आपका बनता है। ठीक है, अभी तक जो पढ़े हैं उससे हम लोगों ने लगभग जो है 60% हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये मेन है, यहाँ से लगभग 40 क्वेश्चन जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का चांस इधर ही से रहता है, उधर से आर्टिकल से भी बनता है, धारा से भी बनता है, लेकिन इधर जो है ना राज्य निर्वाचन आयोग से और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरा देखते हैं हम लोग इसकी क्या देखने वाले थे, स्थापना। ठीक, स्थापना,
स्थापना कहाँ देखेंगे, अब कहाँ देखेंगे हम लोग, अपने छत्तीसगढ़ में देखेंगे, ठीक है, कहीं और थोड़ी देखेंगे स्थापना। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना कर दी गई। अब छत्तीसगढ़ में क्या है, इलेक्शन करवाना था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन करवाना था, तो इसके लिए क्या हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होगी। तो इसका एक डेट है, छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये डेट याद रखना, 28 सितंबर 2022 नहीं 2002, ठीक है। अभी इसको 20 साल पूरा हो जाएगा 28 तारीख को, ठीक है, इसका हैप्पी वाला बर्थडे आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 28 सितंबर 2002 को क्या है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसकी संरचना देखते हैं हम लोग, इसकी संरचना कैसी है। जैसे राज्य वित्त आयोग का देखे थे, वैसे ही इसको भी धीरे धीरे देखते हैं। ये क्या है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, स्थापना क्या कब हुआ है, तो 28 सितंबर 2022 को। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना डेट, पूछा जा सकता है या पूछ भी लिया होगा अभी तक, ठीक, और पूछा भी जाएगा। अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, ठीक है, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो राज्य वित्त आयोग क्या था आपका, द्विसदनीय थी, मतलब द्विसदनीय बोलता हूं, द्विसदस्यीय थी। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एकल सदस्य है, एकल सदस्य, ठीक, एकल सदस्य है। अब एक ही सदस्य है तो उसका कुछ नाम होगा, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जैसे उस वहां पे क्या बोलते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, एकल सदस्य होती है राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अब इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, नियुक्ति। सेंट्रल में जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। वैसे ही यहां पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल या राज्य मंत्री परिषद या बोलो मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो राज्य मंत्री परिषद, ठीक, या इसी को बोलो चीफ मिनिस्टर, एक ही बात है। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है आपका, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर की जो एडवाइस है उस पर कौन करता है, तो स्टेट का जो गवर्नर है वो किसके लिए अपॉइंट करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में जो हेड है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ मतलब अभी तक जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं निर्वाचन आयुक्त, ठीक, उनका नाम बताता हूं और उनसे जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आजकल का पैटर्न ऐसा ही हो गया है, ठीक है। आपका अभी अब एसआई का भी डेट आ गया है, कब से है आपका, 6 नवंबर से, 6 नवंबर से आपका एसआई का एग्जाम आ गया है। वहां पे भी पंचायती राज से तो क्वेश्चन 2-3 फिक्स है, ठीक है, इतना तो 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। फिर उसके बाद अब जैसे ही आपका एसआई का एग्जाम हो जाएगा एडीओ का आ जाएगा, ठीक है, और वहां पे तो पूरे 30 नंबर का क्वेश्चन है। और पीएससी हर साल यूनिवर्सल है, फरवरी में होता ही है, ठीक है। वहां पे क्या है आपका 100% है कि जो पंचायती राज है वहां से 2 क्वेश्चन 100% है, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो अभी तो फिलहाल 6 नवंबर से आपका क्या है, एसआई का एग्जाम है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। सारे वीडियो को अगर जैसे अगर टाइम मिलता है ना तो मुश्किल से पूरा वीडियो ना 17 से 20 घंटे का होगा, आराम से टाइम निकाल के देख सकते हैं, अभी पर्याप्त टाइम है। और यहाँ से मिनिमम जो है ना 2 क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने देख लिया राज्य निर्वाचन आयोग 28 सितंबर को स्थापना हुई, एकल सदस्य इसकी संरचना है, ठीक है, जिसके जो प्रमुख है उसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्य मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब तक जो है ना छत्तीसगढ़ में 4 कितने आपके 1 2 3 और 4 आपके क्या हुए हैं, आयुक्त हो चुके हैं। कौन सा, निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इनका डेट याद रखना। अब देखो गठन कब हुआ है, 2002 से, ठीक। अब 2002 में इसका गठन हुआ और किनसे मिलकर बनता है, तो एकल सदस्य है और निर्वाचन आयुक्त है, तब उसकी तो नियुक्ति करना जरूरी है। तो जो राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है, पहले निर्वाचन आयुक्त थे, ये कब से कब तक थे, तो ये 2002 से। और
2002 से 2008 तक। एक्चुअल में इनका जो डेट रहता है ना वो 6 वर्ष का रहता है। आगे मैं बताऊंगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ना 6 वर्ष तक होता है। तो देखो 2002 से 2008 तक, ठीक। दूसरा याद रखना, अब 2008 से 2010 तक, तो सर ये 2 साल क्यों रहा? त्याग पत्र दे दिया होगा या निपट गया होगा, जो भी होगा, ठीक है। ये 2002 से 2008 ये डेट याद रखो, 2008 से 2010, फिर 2010 से 2016 ये याद रखना, फिर उसके बाद एक डेट है आपका 2016 से अभी अब तक, ठीक। अभी रिटायर नहीं हुए हैं, अब तक, ठीक। ये डेट याद हो गया। 2002 से 2008, 2008 से 2010, 2010 से 2016 और 2016 से अब तक, ठीक है। नाम याद रखिए। सबसे जो पहले थे आपके, पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले थे आपके सुशील त्रिवेदी। कौन थे आपके? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके सुशील त्रिवेदी। क्या नाम है इनका? सुशील त्रिवेदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा है आपका शिवराज सिंह। दूसरा कौन हुए आपके? शिवराज सिंह, ठीक। शिवराज सिंह, चौहान मत लगा देना, नहीं तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे आपके शिवराज सिंह। लेकिन इनका नाम क्या था? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह क्या थे आपके? हमारे प्रदेश के दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त थे आपके शिवराज सिंह। तीसरा याद रखना, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी दलाई। पीसी दलाई कौन थे आपके? पीसी दलाई। दलाई नहीं था, शायद दलाई था, ठीक है। पीसी दलाई, पर्सनल कंप्यूटर दलाई, ठीक है, याद रखना ऐसी पीसी। थर्ड कौन थे आपके? पीसी दलाई। सुशील त्रिवेदी पहले थे, शिवराज सिंह दूसरे हैं आपके, पीसी दलाई तीसरे हैं। और वर्तमान में जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है ठाकुर राम सिंह। क्या है आपका इनका नाम? ठाकुर राम सिंह। इंपॉर्टेंट है ना, क्रम भी याद रखना। पहले थे आपके सुशील त्रिवेदी, दूसरे थे शिवराज सिंह, तीसरे थे आपके पीसी दलाई और चौथे थे आपके ठाकुर राम सिंह, जो वर्तमान में भी हैं। ये जो है ये एक्चुअल में 23 अगस्त 2016, 23 अगस्त 2016। और अब इनका ना लगभग क्या है 600 बोलता हूँ 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब ना इस साल जो 2022 में नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसकी जानकारी आपको तो टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इन 4 लोगों को याद रखना, बिलासपुर बोलता हूँ, सुशील त्रिवेदी, शिवराज सिंह, पीसी दलाई और ठाकुर राम सिंह, ठीक है। ये आपके क्या हैं? आपके 4 निर्वाचन आयुक्त अब तक हुए हैं हमारे स्टेट में। अब ना देखो, अब इसको तो स्पष्ट समझ आ गया कि सबसे कम समय तक कौन थे आपके? शिवराज सिंह, ठीक है। ये डेट याद रखना, पहले तो क्रम याद रखना, पहले सुशील त्रिवेदी, शिवराज सिंह, पीसी दलाई और उसके बाद ठाकुर राम सिंह, ठीक है। और उसके बाद याद रखना इसमें सबसे कम समय तक कौन थे आपके? पीसी दलाई बोलता हूँ, शिवराज सिंह। इसमें जो है ना पीसी दलाई से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। देखो पीसी दलाई कब से कब तक थे? तो 2010 से 2016 तक। इसी दौरान ना जब राज्य में निर्वाचन हुआ आपका 2015 में, कब? 2015 में निर्वाचन हुआ होगा। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में अभी कब हुआ था? 20 में हुआ था। अब 20 से 5 साल पहले जाओगे, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 2015 में हुआ था। जब 2015 में राज्य में जो स्थानीय निकाय है, जो ग्राम पंचायत है, इसका क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। तब हमारे राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके पीसी दलाई, ठीक है। तो इन्हीं पीसी दलाई के समय 2015 में जब निर्वाचन हुआ ना, तब रंगीन मत पत्रों का यूज किया गया था, ठीक है। रंगीन मत पत्रों का यूज किया गया था किसमें? ग्राम पंचायत के चुनाव में। तो 2015 में, ठीक, इन्हीं के समय, इन्हीं कहने का मतलब समझ आ गया ना, पीसी दलाई, इन्हीं के सुझाव पर जो ग्रामीण स्तर या बोलो पंचायतों के चुनाव में रंगीन, कलरफुल, ठीक है, रंगीन मत पत्रों का यूज या प्रयोग किया गया था, ठीक है। याद रखना जो रंगीन मतपत्र, आजकल जो चुनाव होता है ना उसमें रंगीन मतपत्र दिए जाते हैं। अब आप आजकल का कहने का क्या मतलब है? ईवीएम से चुनाव होता है आपका, बेसिकली जो है आपका जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना वो निर्वाचन करवाती है।
तो आपका ईवीएम से क्या होता है, आपका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। लेकिन जब राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए आपका बैलेट पेपर, ठीक, मतपत्र के माध्यम से क्या होता है, वोट दिए जाते हैं। अब मतपत्रों के माध्यम से वोट दिए जाते हैं, तो देखो अगर हम लोग वोट डालने जाते हैं ना छत्तीसगढ़ में, अगर हम लोग वोट डालने जाते हैं तो एक साथ जो ग्रामीण स्तर पर है, मैं शहरी स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, नगरीय स्तर की, जो ग्राम पंचायतों में जो चुनाव होते हैं उसके लिए अगर वोट डालने जाते हैं ना, तो एक दिन में आपको 4 वोट देने पड़ते हैं। कितना? 4 वोट देने पड़ते हैं। एक तो आप अपने वार्ड के पंच को नियुक्त करेंगे, दूसरा आप अपने ग्राम के सरपंच को नियुक्त करेंगे, तीसरा आप जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य। टोटल एक दिन में 4 वोट देने पड़ते थे। अब सपोज कि सबके लिए एक ही कलर का मतपत्र आता है तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती। गांव में वैसे भी लोग ज़्यादा शिक्षित रहते नहीं हैं, उन लोगों को क्या है, कलर के माध्यम से बताया जाता है कि आपने इसमें ग्राम पंच को वोट दिया है, सरपंच को वोट दिया है। इसीलिए जब 2015 में पंचायत का चुनाव हुआ तब राज्य के आयुक्त थे, निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम था पीसी दलाई। इन्होंने यह सुझाव दिया कि मतपत्रों का ना कलर को क्या किया जाए, आपका डिफरेंट रखा जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंट रखने के लिए देखो, अब थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं कलर कौन कौन से हैं। देखो तो एक साइड क्या है आपका, पद लिख देता हूं, ठीक, पद, और दूसरे साइड लिख रहा हूं मैं मत पत्रों का रंग। ठीक है, एक साइड है आपका पद, दूसरे साइड है आपका मत पत्रों का कलर। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, कई बार 10-12 बार भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया होगा। ठीक है, मत पत्रों का, भले ये वेरी करता है, ठीक है, वेरी करते रहता है, स्थायी नहीं रहता है, लेकिन जब अभी इलेक्शन हुआ और इससे पहले इलेक्शन हुआ था, 2015 से ही तो शुरू हुआ है, तो 2015 में जब इलेक्शन हुआ, फिर अभी 2020 में, तब वो कलर सेम थी। ठीक है, तो कलर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पद। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप किसको देते हो, एक तो आप पंच को वोट देते हैं, ठीक, दूसरा सरपंच, ठीक, तीसरा पंच सरपंच, तीसरा क्या है आपका जनपद पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य लिख देता हूं, ठीक है, समझ जाना, जनपद पंचायत का सदस्य है। और तीसरा है आपका जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, एक है आपका पंच, दूसरा है आपका सरपंच, तीसरा है आपका जनपद पंचायत सदस्य, चौथा है आपका जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, इनके लिए ना अलग अलग मत पत्र दिए जाते हैं और मत पत्रों का कलर भी अलग अलग रखा जाता है। सबसे पहले अगर आप चुनाव के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये 2 लोग को वोट देना पड़ेगा। मतलब एक साथ नहीं है कि चारों मत पत्र आपको दे देंगे और ये लो डालो करके, नहीं, सबसे पहले इन दोनों को दिया जाता है, फिर उसके बाद इन दोनों को दिया जाता है। ठीक है, ये देखो पंच के लिए जो मत पत्र दिया जाता है ना, इसका कलर रहता है आपका सफेद, ठीक, व्हाइट कलर का रहता है। पंच के लिए व्हाइट कलर का क्या दिया जाता है, बैलेट पेपर दिया जाता है व्हाइट कलर का। सफेद कलर का क्या दिया जाता है, मत पत्र दिया जाता है। सरपंच के लिए जो मत पत्र का कलर है ना, ये होता है आपका नीला, जनपद पंचायत के लिए पीला, और जिला पंचायत के लिए आपका होता है गुलाबी, पिंक, येलो, ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है, याद रखना, पंच सफेद, सरपंच नीला, जनपद पंचायत पीला, जिला पंचायत गुलाबी। ये क्या है आपका मत पत्र का कलर है। इसका जो सुझाव है किनके द्वारा दिया गया था, तो पीसी दलाई, जो हमारे राज्य के तीसरे निर्वाचन आयुक्त थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते चलिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें याद हो गई होगी आपको। स्थापना कब हुआ, संरचना, नियुक्ति, फिर उसके बाद नियुक्ति के बाद हम लोगों ने थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा। अभी वर्तमान में है आपके ठाकुर राम सिंह, जो कि 4थे नंबर के हैं। इससे पहले थे पीसी दलाई, इससे पहले थे शिवराज सिंह, उससे पहले थे आपके सुशील त्रिवेदी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, चलिए अब देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य, देखते हैं कि उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक, ये हो गया आपकी संरचना, स्थापना, संरचना और नियुक्ति। अब हम लोग देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्य, उसकी शक्ति क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका भी प्रावधान कहाँ पे किया गया था, तो अब संविधान में जोड़ा गया है, तो उसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में भी बता ही दिया गया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग के जो मतलब अब तक नियुक्त हुए आयुक्त। ठीक, अब देखते हैं 1 2 3 4, अब 5वां। ठीक, 5वां में क्या है आपका
ऐसे मैं सीक्वेंस से ऐसे याद बढ़िया होगा, ऐसे आप नंबरिंग कर देते हैं ना तो कोई भी चीज़ आपको बढ़िया सीक्वेंस में याद रहता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या शक्ति और क्या क्या कर्तव्य हैं आपके राज्य निर्वाचन आयोग के। तो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग का मैंने क्या बताया था, सबसे पहले, ये भी मैं नंबरिंग ही कर रहा हूँ ना, ऐसा क्रम जरूरी नहीं है, बस याद रखने के लिए उसको नंबरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है, तो स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराने के लिए ही इसका क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। तो इसका सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहला काम हो जाएगा आपका स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों नहीं लिखा हूं ना, स्थानीय निकायों, स्थानीय निकायों बोलूंगा मैं तो मतलब ग्राम पंचायत भी आएगा और नगरीय निकाय भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराना। ठीक है, पहला काम क्या हो जाएगा इसका, स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराना। ठीक है, दूसरा देखो, अब निर्वाचन कराएगा तो क्या करेगा, निर्वाचन कराने के लिए उसको कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो निर्वाचन की क्या करेगा, नियमावली तैयार करना नहीं कराना, क्या करता होगा, लेकिन चलो, निर्वाचन की नियमावली तैयार करना। ठीक है, तीसरा याद रखना निर्वाचन की नियमावली। चलो दूसरा पॉइंट पे ना हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, दूसरा पॉइंट में लिखते हैं हम लोग निर्वाचन की संबंधित, मतलब क्रम है, थोड़ा सीक्वेंस में अच्छे से याद रहेगा इसलिए है, जरूरी नहीं है इसी क्रम में याद रखो। देखो, पहला स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराना, दूसरा जो है ना निर्वाचन से संबंधित समय सारणी तैयार करना। क्या करेगा, निर्वाचन तो कराएगा और निर्वाचन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इस डेट पे निर्वाचन करवाऊंगा रे करके। ठीक, तो इसके लिए क्या करेगा, एक समय सारणी तैयार करेगा, किसके लिए, तो निर्वाचन के लिए समय सारणी, निर्वाचन के लिए क्या करेगा, समय सारणी तैयार करेगा। ठीक, निर्वाचन के लिए समय सारणी तैयार करेगा। अब निर्वाचन के लिए समय सारणी भी तैयार हो गया, अब उसी के साथ क्या करेगा, नियम भी बनाएगा। तो क्या करेगा, निर्वाचन नियमावली, निर्वाचन नियमावली तैयार करना। ठीक, निर्वाचन नया क्या बोलते हैं, निर्वाचन नियमावली तैयार करेगा। सबसे पहले निर्वाचन कराएगा, निर्वाचन कराने के लिए समय सारणी बना लिया, तो फिर उसके बाद क्या करेगा, नियमावली में क्या आता है आपका, आचार संहिता। तो आचार संहिता लगाना या जारी करना। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, अब निर्वाचन की नियमावली बन गई, आचार संहिता लगा दिया गया, अब क्या होगा, फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके लिए जो निर्वाचन नामावली है, ये नियमावली है और उसकी नामावली, मतलब कौन कौन लोग निर्वाचन में हुए हैं उसकी जो लिस्ट है वो किसमें बनाएगा, नेम का जो नाम का लिस्ट है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया निर्वाचन नियमावली और एक हो जाएगा आपका निर्वाचन नामावली। ठीक है, नेम लिस्ट तैयार करना, ये तो निर्वाचन की नामावली तैयार कर लिए। लेकिन इसके साथ ही अब मतदाता भी सूची, मतदाता में क्या किया गया, जो मतदाता सूची है मतदान करने वालों की, मतलब जो वोटर आईडी है, ठीक है, ये कौन बनाता है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बनवाया जाता है। कौन सा, आपका वोटर आईडी। तो मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना या कराना, जो भी हो। ठीक है, गांव के वैसे भी गुरुजी लोग घूम घूम के क्या बनाते हैं, आपका मतदाता सूची में आप लोग का नाम रजिस्टर करते हैं, लेकिन करवाता किसके द्वारा है, तो ये राज्य निर्वाचन का कर्तव्य है कि वो मतदाता सूची तैयार कराए। ठीक है, और क्या काम हो सकते हैं, ये हो गया आपका मतदाता सूची बनाना, और भी इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो, अभी मेरे को इतना ही याद आ रहा है। ठीक, और भी काम होंगे आपका, स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराना, निर्वाचन के लिए समय सारणी। ठीक है, निर्वाचन नियमावली तैयार करना, आचार संहिता लगाना, निर्वाचन की नामावली तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना,
एक याद रखना, जो चुनाव चिन्ह है उसका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, चुनाव चिन्ह, ठीक, चुनाव चिन्ह का निर्धारण, ठीक है, चुनाव चिन्ह का निर्धारण ये भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और एक याद रखना कि सपोज अब क्या होता है कि मतलब कुछ विशेष परिस्थिति आ गई है और निर्वाचन को स्थगित करना पड़ रहा है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। अब ये विशेष परिस्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। विशेष परिस्थिति में निर्वाचन या मतदान का क्या करेगा, स्थगन, स्थगन मतलब पोस्टपोन करेगा, मतलब होगा निर्वाचन, ये तो कंपलसरी है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। देखो यहाँ पे ना एक पॉइंट याद रखना कि जो चुनाव चिन्ह है इसका निर्धारण कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अब ये किस विधि से जब निर्धारित, मतलब इसका आवंटन कैसे किया जाएगा, इसकी विधि भी कौन तैयार करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, एवं करके याद रखना, चुनाव चिन्ह का निर्धारण एवं इसके जो चिन्ह है आवंटन की विधि, मतलब किस विधि से चिन्हों को आवंटित किया जाएगा, ये भी कौन बनाता है, तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग बनाता है। इस पे ना एक पूरा क्लास लग सकता है। ठीक है, किस पे, चुनाव चिन्हों के निर्धारण पे तो नहीं, लेकिन उसकी आवंटन कैसे की जाती है इस पे पूरा एक क्लास लग सकता है। ठीक है, तो देखो चुनाव चिन्हों का निर्धारण कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चिन्हों का जो आवंटन की जो विधि है वो भी राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करती है, लेकिन चिन्हों का जो आवंटन है ना, मतलब विधि तो ये बना दिया, लेकिन आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना ये किया जाता है आपका रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है। सब इंपॉर्टेंट है ना, सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को पूछ देगा। ठीक है, देखो और इसमें ये निर्वाचन के लिए समय सारणी कौन तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन यहीं पे याद रखना इसकी जो अधिसूचना है ना, निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन नामावली, ये सारी चीजें किसका कर्तव्य है, राज्यपाल, राज्यपाल बोल तो राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन जो निर्वाचन के लिए समय सारणी तैयार किया गया है ये भी काम किसका है, राज्यपाल का है, लेकिन इसकी जो अधिसूचना है ये राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। ठीक, सब काम कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन उसकी अधिसूचना सब काम कौन करता है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन से कर्तव्य राज्य निर्वाचन आयोग के हैं या नहीं है, दे देगा स्थानीय निकायों में निर्वाचन कराना, निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना, ठीक, चिन्हों का आवंटन करना, ऐसा करके 3 ठो दे देगा, इनमें से केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ऐसा करके तो केवल एक सही है। ऐसे करके क्या होगा, आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक एक चीज को आप याद रखना। ठीक, चलिए ये हो गया आपका निर्वाचन आयोग के कार्य। अब देखते हैं इसके कार्यकाल के बारे में कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो जैसा केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्यकाल है ना, सेम वैसा ही आपका राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी प्रावधान किया गया है। ये भी आपका 6 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, 6 वर्ष तक या तो 65 वर्ष की आयु तक। ये क्या है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जितना भी अभी बता रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखने वाले हैं हम लोग कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक, 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है, क्या होता है, सॉरी नियुक्त होता है आपका कितना, इसमें सपोज 50 वर्ष में। ठीक है, तो ये 6 वर्ष मतलब 56 वर्ष में क्या हो जाएगा, आपका पद मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपना 6 वर्ष का जो टेन्योर है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन कोई व्यक्ति सपोज कितना 64 वर्ष का है, ठीक है, इसकी आयु 64 वर्ष है, तब वो क्या होगा, अगले ही वर्ष 65 वर्ष में ही क्या होगा, रिजाइन क्या पदमुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना आयु कंप्लीट कर लिया। अब डोकरा हो गया, रेव कतेक दिन ले काम करबे,
ले आराम कर, ठीक। तो उसको आराम करने के लिए 65 के एज में क्या कर दिया जाएगा, जो पद से है उससे विमुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी कारण जो दूसरे नंबर के थे ना शिवराज सिंह, वो क्या हुए थे, केवल 2 साल तक ही अपना काम कर पाए थे, ठीक। तो ये हो गया कार्यकाल। अब देखो, अब कार्यकाल तो चलो इतना फिक्स है, इसी बीच अगर कोई धांधली करता हो, ठीक है, कदाचार करता हो, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करता हो, तो क्या किया जाएगा, तो उसको ना पद से मुक्त करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। क्या चीज आपकी, पद मुक्ति, पद मुक्ति, ठीक है। पद से कैसे मुक्त हो सकता है, ठीक। तो देखो 3 तरीके से, कौन कौन सा, एक तो स्वयं खुद, भाई यार कतेक बूता कर हूँ, थक गए, अब बैठे बैठे खाऊं करके क्या करेगा, खुद त्याग पत्र दे देगा, अति दिन हो के बूता करत अब आराम करियो, ठीक। तो क्या करेगा, खुद त्याग पत्र दे देगा। दूसरा, या तो यमराज त्याग पत्र मांग लेगा, ठीक है, दे यार कतेक जीवित हैं, ठीक। तो दूसरा मृत्यु, ठीक, या अपना त्याग पत्र दे दे या यमराज को त्याग पत्र दे दे, ठीक है। और या फिर कोई एक विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया, ठीक है, विशेष प्रक्रिया से क्या हो सकता है, उसको पद से मुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो देखो त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र देता है, इसकी नियुक्ति करता है, कौन नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल। तो त्याग पत्र भी किसको देगा, राज्यपाल को। मतलब जो नियुक्त करता है ना, जो नियुक्त करता है, शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है, ठीक। तो जो नियुक्त करता है वही उसी को क्या करता है, वो अपना त्याग पत्र देता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राज्यपाल को देता है। मृत्यु पे अपना त्याग पत्र किसको देगा, यमराज को, ठीक। नाम नहीं है ना यमराज, मतलब समझ गए होंगे, ठीक। और विशेष प्रक्रिया क्या है, विशेष प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट बोलता हूं, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया, मतलब जिस प्रक्रिया से ना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको पद से मुक्त किया जाता है, उसी प्रक्रिया से ही राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से मुक्त किया जाएगा। यह क्या है, आपका पद मुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे पद से मुक्ति किया जाता है, इसको हम लोग संविधान में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। देखो ऐसी ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले जब हाई कोर्ट के जज को ना पद से मुक्त किया जाता है तो इसके लिए कुछ आधार देखा जाता है। आधार मतलब अगर उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, कदाचार करता है, या तो वो निशक्त हो जाता है, मतलब एकदम डोकरा वोकरा हो गया फिर भी बोलता है नहीं मतलब तबियत खराब था, या फिर भी काम ढंग से कर नहीं पा रहा है और बोलेगा कि नहीं मैं न्यायाधीश बने रहूंगा, तनख्वाह मिलता है, ठीक। तो उसको क्या करेगा, पद से मुक्त करने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है। जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, उसी प्रकार की एक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए चलाया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि अगर लोकसभा में आपका लाते हैं उनको पद को हटाने से संबंधित प्रस्ताव को, तो कम से कम 100 लोगों की क्या चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। अगर राज्यसभा में यहाँ लाया जाता है तो 50 लोगों के जो लिखित हस्ताक्षर पर ये मतलब प्रक्रिया का प्रस्ताव क्या हो, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर इसकी सूचना जो अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के सभापति, लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के जो स्पीकर है उसकी पूर्वानुमति जरूरी होती है, ठीक। अब उनके पास लाया, अब वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। फिर अगर उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, तो फिर एक बेंच गठित किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं, किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है जिसके ऊपर आया है उसको छोड़ के किसी अन्य राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो होता है एक, और तीसरा होता है कोई जो विधि का, कानून का अच्छे से जानकार होता है वो होता है, ठीक है। तो इन तीनों समिति का गठन किया जाता है। वो क्या करेगा, अपना चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या करेगा, संसद में या सदन में अपना रिपोर्ट रख देगा। अब सदन वाले, लोकसभा वाले या राज्यसभा वाले उसको देखेंगे, उससे सहमत होंगे और फिर उसके आधार पर क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है। वोटिंग की प्रक्रिया होती है, विशेष मतदान होता है, एक विशेष मतदान कहने का मतलब जितने भी उपस्थित है, ठीक, जितने भी उपस्थित हैं उनके 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से ज्यादा और जो टोटल के आधे से अधिक हो, ऐसे बहुमत को विशेष बहुमत बोलते हैं। तो विशेष बहुमत के आधार पर क्या होता है, आपका दोनों सदनों से पारित होता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे और तत्काल प्रभाव से फिर क्या होगा, संबंधित राज्य का जो न्यायाधीश है वो क्या हो जाएगा, आपका
पद मुक्त हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी उनके मतलब हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया से आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी पद से विमुक्त किया जाता है। तो ये रहा आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के और नगरीय निकायों के लिए अनुच्छेद 243 ZA कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।